नमस्ते सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन शुभ रहा होगा। बहुत मंगलमय समय आए, इसी की शुभकामना के साथ थैंक यू मास्टर्स जुड़ने के लिए। ध्यान में बने रहेंगे। आखिरी का 1 मिनट। दो 2025 का वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और अपने गुरुजन सुभाष पत्री जी, डॉक्टर जी के और बाकी सारे गाइड्स, टीचर्स, सीनियर मास्टर्स सभी को दिल से नमन। सभी को नमन। सबका सबका मंगल हो। धीरे धीरे हम आंखें खोल सकते हैं। हाथों को आंखों पे रखेंगे और आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जुड़ने के लिए हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो बस आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ध्यान करेंगे और जो भी अवेलेबल मास्टर्स हैं, जो भी जुड़ सकते हैं, उनके साथ ध्यान करेंगे। और ये 5 कॉन्सेप्ट का जो प्रिंसिपल है, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, वो सभी को पता हाँ होगा। हाँ लेकिन हाँ। फिर भी मैंने क्योंकि हम लोग ये पत्री जी के प्रबोध की श्रृंखला कर रहे हैं, उस श्रृंखला में और आगे इस आज के दिन ये थोड़ा बहुत रिलेवेंट भी होगा, थोड़ा बहुत सबको इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि 5 फिंगर कॉन्सेप्ट ध्यान के बाद हम इसको समझें और इसी पर जितना भी समय आज मिले या आगे 1-2 दिनों में मिले तो उस पर हम ध्यान भी कर सकते हैं। तो हाँ 5 फिंगर कॉन्सेप्ट ऐसे तो दिखने में, सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि सरल होगा, और सरल भी है। तो 5 उंगलियों की मदद से पत्री जी हमें ये बता देते हैं कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है। तो यही हम समझेंगे आगे। तो 5 फिंगर्स में वो बोलते हैं कि देखिए, अपने 5 फिंगर्स में ही हमें पूरी अपने जीवन के बारे में पता चल जाता है। तो बॉडी यानी कि शरीर, पहली ये जो छोटी उंगली है उसको शरीर। फिर ये मन, जो बीच की उंगली जिसमें अंगूठी पहनते हैं उसको मन। आ, जो मिडिल फिंगर जिसे कहा जाता है उसे इंटेलेक्ट या बुद्धि। पहली वाली उंगली को आत्मा और अंगूठे को सर्वात्मा। अब कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए भी हैं, आपस में अलग भी हैं और एक साथ भी हैं। ये समझने वाली बात है जो पत्री जी बताते हैं। तो जो हमें दिखाई देती है इन 5 में से वो है शरीर, यानी कि सबसे छोटा जो अंश है या जो छोटी उंगली है वो हमें दिखाई देती है। बाकी 4 जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं या हमें प्रतीत नहीं होते हैं या अपने उसके साथ अपने आंखों के साथ हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन है तो सारे ही। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे और फिर इसके गुणों को भी समझेंगे। तो मन कैसा होता है? मन जो होता है वो हमारा मन जो है वो ऐसे हमें कुछ कुछ बातें बताता है, और सारा जो शरीर है
यानी कि जो छोटी उंगली है, वो मन जो कहता है वो करने लगता है अगर हम उसको काबू में न रखें। तो अगर मन कहता है कि आज मुझे ध्यान नहीं करना है या आज कम ध्यान करना है, तो शरीर क्या करेगा? आलसी हो जाएगा। या आज ये कि आज मुझे सिनेमा जाना है, तो सिनेमा में चला जाएगा। या आज मुझे उससे गुस्सा आ गया है तो उससे मैं बात नहीं करूंगी, ये भी एक मन का तरीका होता है। तो कोई तरीका, या आज मैं किताब ही पढ़ते रहूंगी तो पूरा दिन, तो ये इस तरह मन हमें जो है शरीर को काबू में रखता है। अब धीरे धीरे समझेंगे कि हम ये बुद्धि जो होती है वो बुद्धि किस प्रकार की होती है। बुद्धि में सभी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ाई की, जो हमारे इंटेलेक्ट, जो हमने मतलब अपने गुरुजनों से पढ़ा, जो हमने एक किस्म से अपने वातावरण से सीखा। क्योंकि अगर मैं मतलब एक तरह से हिंदू परिवार में पैदा हुई तो मैंने उस तरह की किताबें पढ़ी, उस तरह का मेरे मेरे परवरिश हुआ। तो एक वो बुद्धि आ जाती है। अब बुद्धि का काम ये है कि मन को काबू में रखना। फिर मन जो है वो शरीर, मतलब एक किस्म से शरीर काबू में रहेगा जब मन काबू में रहेगा। इस तरह इसका जुड़ाव भी हो सकता है। पर आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि ये जो पहली उंगली है ये हमारी आत्मा है। यानी कि सारी चीजें जब हमारी एक किस्म से अलाइन हो जाती हैं, समझ आ जाती है, तो वो हमें आत्मा तक, हमारी आत्मा क्या बोल रही है वो भी समझ में आ जाता है। और ये जो उंगली है सर्वात्मा वाली, यानी कि जो अंगूठा है, वो अगर आप देखें तो मतलब अलग सा है। ऐसा है, लगता है कि वो बिल्कुल अलग हो गया है या अलग सा है। तो तब उसमें जो है हमारी अ, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो जो हमारी ऑल सोल है या जो सर्व आत्मा है या जो सभी सर्व आत्मा के लेवल पे, मैं, पद्मा जी, स्वाति जी, या कोई भी जो मधुलिना है या पल्लवी जो भी है, वो हम अलग नहीं हो जाते, हम सारे एक हो जाते हैं। तो ये सर्वात्मा तक हम कब पहुंचेंगे? जब ये सभी कुछ अलाइन हो जाएंगे, एक किस्म से जुड़ जाएंगे, एक किस्म से अपने अपने दिशा में अलग अलग नहीं रहेंगे। ये है फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट कि हमारे सामने हर समय ही ये आता रहे कि हम किसके वश में चल रहे हैं, या किससे हम वशीभूत होकर हमारा हम निर्णय ले रहे हैं। फिर इसको समझने का एक और कोई तरीका है, उन्होंने बताया है कि हो गया ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारे मतलब हमने समझ लिया। लेकिन एक और गीता में एक श्लोक आता है, उसके हिसाब से भी पत्री जी कभी कभी समझाते हैं कि युक्तस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि इस इसमें हम समझें, मतलब जो अभी तक अभी हमने फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट में समझा है कि हमें एक किस्म से न मन के ही साथ चले जाना है, न बुद्धि के साथ ही चले जाना है, और इसको अपने शरीर को जो है एक किस्म से अ, हम्म, मतलब एक किस्म से डिपेंडेंट भी है हमारा शरीर, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट भी बनाना है, इसके साथ सब साथ में चलना है। तो तब ये वाला जो रेफरेंस है गीता के श्लोक का, कि हम ये कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या दिनचर्या में हम कैसे लाएंगे, कि युक्त यानी कि ऑप्टिमम, जो स्पिरिचुअल टैबलेट में जो ऑप्टिमम डाइट वाली कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ सकते हैं, या उस वाले कॉन्सेप्ट को इस श्लोक के साथ भी समझ सकते हैं कि युक्त, ये युक्त आहार विहार, यानी कि हमें जो मतलब जो ये बुद्धि, जो मन बताता है कि विहार यानी कि सिनेमा में जाना या जलेबी खाना या समोसे खाना या नॉर्मल दाल चावल खाना, तो ये हमारी जो युक्त आहार और विहार जब युक्त रहेगा, यानी कि न ज्यादा न कम, न न ज्यादा सोना न कम सोना, इस तरह का भी मन जब ये आलसी होता है, नहीं आलसी होता है, युक्त आहार विहार, और नींद भी, उसमें जो स्वप्न स्वप्न वाला नींद से हम कनेक्ट करेंगे कि नींद भी हमें उपयुक्त मात्रा में ही लेनी चाहिए। तो इसमें उपयुक्त के लिए, उदाहरण के लिए पत्री जी के ही एक जगह पे मैंने सुना कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि 6 या 7 घंटे की नींद हमें
रोज लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं, खाने की भी कंडीशंस हैं। तो जैसे कि अगर जैसे कि घर में कोई समारोह हो रहा है, कोई शादी हो रही है, तब उस समय जब हम काम में लगे रहते हैं, तो हो सकता है हमें नींद 2 घंटे की भी ना मिले। या घर परिवार में जब एक छोटा बच्चा आता है, तो वो कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी उसको खिलाना पड़ता है, कभी मतलब किसी उसको समय नहीं रहता, मतलब बाकी जो उसकी सेवा कर रहे हैं, उस बच्चे को जो पाल रहे हैं, उनको उस समय जो है अपना वो जो 6 घंटे का नियम है या 7 घंटे सोने का नियम है, उसको त्याग देना पड़ता है। तो जिस समय में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, सिचुएशन में हमें अपना युक्त आहार विहार, स्वप्न मतलब नींद, इस सबको जब हम बैलेंस करते हैं, तो एक किस्म से हमारी जो शरीर है, मन है और बुद्धि है, वो एक किस्म से अलाइन होने लगती है। यानी बुद्धि का भी जो इंटेलेक्ट का पार्ट है, वो बताना मन को कि भाई हाँ, आपका मन हो रहा होगा 6 घंटे सोने का, 7 घंटे सोने का, या कुछ और करने का, लेकिन उस वक्त जो है वो हमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखना है। ये इंटेलेक्ट का काम है। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है हमें एक्चुअली, ये जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, हमें ये बता रहा है कि ऐसे तो हमारी मन बुद्धि, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कहीं और ले जा रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, यानी कि हम समता में रहें, सम में रहें। और हर स्थिति परिस्थिति, अ, देश काल, यानी कि अगर मैं फ्रांस में हूँ और मुझे लगे कि नहीं, मैं तो रोटी सब्जी खा के जीवित रह सकती हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से मुझे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। वहां ठंड ज्यादा है, तो मुझे उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे, या उस तरह से मुझे थोड़ा बहुत फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी, खाना भी उसी तरह से खाना पड़ेगा। तो हर चीज में ऑप्टिमम जो डाइट है, उसमें हमारी सारी इंद्रियां भी आ जाती है, जो मैंने अभी जिक्र किया। उससे हम एक किस्म से योगी बनेंगे। यानी योगी का ये भी अर्थ नहीं है कि मैं 6 घंटे ध्यान ही करती रहूं, या किसी दिन कोई ध्यान ही ना करूं। तो ये वाली बात नहीं है। मतलब उपयुक्त, उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त स्थिति में, जिस जिस तरह से हम रहते हैं, तब ये जब हम अलाइन कर लेते हैं, यानी कि हमने एक समय के अनुसार, एक स्थिति के अनुसार जब निर्णय लेते हैं, और वो उपयुक्त होता है, या सम में होता है, या मिडिल पाथ में होता है, तब हम अपनी आत्मा की, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या वो हमें दिखाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, वो हम समझ पाते हैं। और जब आत्मा से जोड़ते हैं ये तीन चीज, तब हम किसी तरह से एक किस्म से अपनी जो, जहाँ से हम ओरिजिन हुए हैं, या जहाँ पर हम एक हो जाते हैं, या जब हम अलाइन हो जाते हैं, जब हम कॉन्शियसनेस से अलाइन हो जाते हैं, या किसी भाषा में हम कह सकते हैं कि मोक्ष मिलना, वो, या एक दूसरे को अलग अलग नहीं समझना, वो वाली स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। या अगर हम चक्रों के हिसाब से चलें, चक्र के हिसाब से चले, तो योगी का क्या है कि जब तक वह आठ की स्थिति में, यानी कि मूलाधार, यानी कि हर जगह की सफरिंग, या उससे वो सम रहता है। कोई भी दुख भी आए, सभी समता में है। जब सुख आए, तो भी ज्यादा एकदम एकदम वो नहीं हो गया है, जब मतलब बहुत एक्साइटेड नहीं हो गया है। किसी ने उसे गाली भी दे दी, तो योगी एकदम विचलित नहीं हो जाएगा, गुस्से में नहीं आ जाएगा। या उसकी तारीफ भी कर दी, तो वो एकदम से ये नहीं समझने लगेगा कि वो तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इस तरह जब समता में होंगे सभी चीज, आहार विहार युक्त से, तो तब हम एक योगी कहलाएंगे, या एक आत्मा तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये है संक्षेप में, या जो मैंने समझा है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। और ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम गूगल भी करते हैं, तो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के पत्री जी के कई सारे वीडियोस आते हैं, और उन्होंने हर समय, हर जगह पे इसे ऑडियंस के हिसाब से, हिंदी अंग्रेजी, शायद तेलुगु में तो मैंने देखे नहीं, पर हिंदी अंग्रेजी तेलुगु सभी जगह पे उस जगह, जो जिसने प्रश्न पूछा है, या जिस परिस्थिति, जिस मीटिंग में वे गए हैं, अलग अलग तरीके से ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट समझाया है। तो मेरी यही समझ में आया है कि उन्होंने मिडिल पाथ बताया है। ये बताया है कि हम अपने मन को ही ज्यादा वो न दें, समता में रहें,
और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, समझा है, या किसी और टीचर से, सीनियर मास्टर से सुना है, तो आप भी जरूर ऐड करें। और सभी को नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जुड़ने के लिए। स्वाति मैम, आप भी अनम्यूट करके बोल सकती हैं। पद्मा मैम, थैंक यू। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान के लिए भी धन्यवाद। और इस अ, ज्ञान की उसमें जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।